हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोड टू डिफेंस। आई एम पायल चौरसिया और आज मैं आपको हिस्ट्री का एक टॉपिक कंप्लीट करवाने वाली हूँ, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इस टॉपिक से जो है आपके एनडीए के पेपर में या फिर किसी एग्ज़ाम में आपके एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का बन ही जाएगा। तो इस टॉपिक को हम ए टू जेड कंप्लीट ख़त्म करने वाले हैं एक ही वीडियो में। एंड अगर अब हम स्टार्टिंग करें तो फर्स्टली क्या नाम है हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस नाम से हमें साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये सिविलाइजेशन कहाँ पे है। इंडस जो रिवर है, इंडस नदी के किनारे पे है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, कहाँ पर है? सबसे पहले इंडस जो रिवर है उसके किनारे। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है एंड ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सिविलाइजेशन में जो सबसे पहली साइट थी वो थी हड़प्पा। सबसे पहली साइट डिस्कवर की गई थी वो थी हड़प्पन साइट। एंड देन उसके बाद इसको जो है ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ब्रोंज सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में सबसे पहले क्या मतलब इस पीरियड में हमें सिर्फ ब्रोंज के जो मटेरियल थे ना, ब्रोंज के मटेरियल मिले थे। ब्रोंज कैसे बनता है? कॉपर प्लस टिन, कॉपर और टिन को जो है जोड़ के ब्रोंज बनता है। एक बात आपको याद रखिए नहीं है कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे में आयरन हमें नहीं मिला था। ये आपको एक रिवर्स क्वेश्चन आ सकता है कि आयरन मिला था कि नहीं मिला था। तो ये याद रखना है, हमें आयरन नहीं मिला था। हिस्टोरियंस को जो है वो आयरन नहीं मिला था, ब्रोंज मिला था, इसलिए इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन कहा जाता है। हड़प्पन जो साइट थी वो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब हड़प्पा की बात आई है तो हड़प्पा के बारे में और थोड़ा सा मैं बता दूँ। हड़प्पा जो है वो 1921 में डिस्कवर की गई थी। किसने डिस्कवर की थी तो आर.वी. दयाराम साहनी मतलब राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो ये साइट है हड़प्पन साइट वो डिस्कवर की थी। कब करी थी? 1921 में। और ये जो हड़प्पन साइट है वो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी, इसलिए इसे कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरी साइट है वो है मोहनजोदारो भी ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। वो कब डिस्कवर की गई थी? 1922 में। किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी का नाम आप एक तरह से इस तरह से भी याद कर सकते हैं, रंग दे बसंती, आर.डी. बनर्जी। ठीक है, आर.डी. बनर्जी के द्वारा जो मोहनजोदारो साइट है वो डिस्कवर की गई थी। कब? 1922 में। एंड अगला पॉइंट है हमारा, हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिलोंग्स टू ब्रोंजेस। मैंने बता दिया ब्रोंजेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रोंज का बहुत ज़्यादा मटेरियल मिला था। ये जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के जो बीच का टाइम होता है उसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। इंडिया की जो प्रोटो हिस्ट्री है, हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिलोंग्स टू ब्रोंजेस। ठीक है, अगला है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसके ड्यूरेशन कब से कब थी। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बिगनिंग, मैच्योर एंड डिक्लाइन। बिगनिंग जो है वो 2750 BC। अब अगर आपको BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अगर किसी को BC में CE में डाउट होता है तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर हम ये अपने हिस्ट्री की टाइमलाइन मान लें, हमारी हिस्ट्री की स्टार्टिंग में बहुत पहले से हो गई थी, तो हम एक पॉइंट को मानते हैं ज़ीरो उस पॉइंट को इसलिए मानते हैं क्योंकि उस वक्त वहाँ पे जो क्राइस्ट है ना, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। उसके बाद के समय को हम कहते हैं कॉमन एरा या फिर AD कहते हैं, CE या फिर AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। जो जीसस क्राइस्ट है उनके जन्म के बाद वाला पीरियड जितना भी है आज तक का, उसे हम कहेंगे कॉमन एरा। और इनके जन्म से पहले, इस 0 से पहले तक का जितना भी समय था उसे हम कहते हैं BC बिफोर क्राइस्ट या फिर BCE बिफोर कॉमन एरा। आई होप आपको BC समझ में आ गया होगा। तो बिगिनिंग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो कब से? 2700 BC क्या है बिगिनिंग। मैच्योर एज कब थी? 2550 BC हो गई मैच्योर एज। एंड डिक्लाइन कब हुआ? 1750 BC। ठीक है, बिगनिंग, मैच्योर एंड डिक्लाइन। आपको ये जो तीनों चीज़ें हैं ये याद रखनी है। और डिक्लाइन कैसे हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो उसके कोई स्पेसिफिक रीज़न दिया नहीं गया है, कोई स्पेसिफिक रीज़न एक तरह से कहूँ तो ढूंढा नहीं गया है, लेकिन कुछ रीज़न माने जाते हैं, फ्लड, ड्रॉट वगैरह। तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, लास्ट में भी ये पॉइंट भी आएगा क्योंकि हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट कवर करने वाले हैं, तो ये पॉइंट भी आएगा आगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द साइट्स हैव बीन फाउंड एट हकरा गगरा रिवर। बहुत सारी जो साइट्स है वो कहाँ पे फाइंड की गई है? हकरा गगर रिवर के किनारे पे बहुत सारी साइट्स जो है वो मिली है। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर की फॉर्म में।
ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक। एंड अगला है जो मोहनजोदारो है ना, मोहनजोदारो जैसे हमने ये पढ़ा, मोहनजोदारो का मतलब होता है, इस नाम का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदारो मीन्स द माउंट ऑफ डेड। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको एक और चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें क्या क्या चीज़ मिली थी, कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड वर नोन बट नॉट द आयरन। आयरन हमें नहीं मिला था, ये याद रखना है, आयरन हमें नहीं मिला था। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका नाम कैसे पड़ा था, बिकॉज ये इंडस रिवर के किनारे पे है, इसीलिए इंडस जो नदी है उसके किनारे पे है, इसीलिए। ब्रोंज सिविलाइजेशन इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पे ब्रोंज के जो हमें सिर्फ ब्रोंज के मटेरियल मिले हैं। एंड देन उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली साइट जो हमने ढूंढी थी, हिस्टोरियंस ने ढूंढी थी, वो कौन सी थी, हड़प्पा साइट, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये हमने हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का है जो इंट्रो देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो जोग्राफिकल एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है। फिर उसके बाद देखेंगे टाउन्स कैसे थे, टाउन जो थे वो कैसे थे, उनकी प्लानिंग कैसे होती थी, स्ट्रक्चर क्या था, ये सब। अगर अब हम बात कर लें जो इंडस वैली है उसका जोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में, उसके बात कर लें तो इंडस वैली कवर्ड पार्ट ऑफ पंजाब, सिंध, गुजरात, बलूचिस्तान, राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी। ठीक है, अब मैंने इतना बोल तो दिया, लेकिन अब मैं आपको मैप में समझा दे रही हूँ। आई होप अगर आपको ठीक से विजिबल नहीं होगा तो मैं मार्कर से बता देती हूँ। ठीक है, जो जैसे देखो ये हमारी है ना, ये पूरी इंडस रिवर है। ठीक है, इंडस रिवर है, यहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरीज जा रही हैं। इसी इंडस रिवर पे जो है इस सिविलाइजेशन का नाम रखा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसका जो जोग्राफिकल एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, अब इस मैप में तो आएगा नहीं, हमारा मैप से बाहर निकल जाएगा। इधर ये अफगानिस्तान ऊपर है, बलूचिस्तान एंड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे गुजरात, राजस्थान एंड जो ये हमारा उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में कवर होता है। ठीक है, और ये जो पंजाब और सिंध है ना, ये इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब और सिंध है, तो ये पाकिस्तान के पंजाब और सिंध को कवर करता है। इतना पार्ट जो है ना, ये पूरा हमारा चला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इतना पार्ट। ये हमारी हो गई इंडस नदी, इस नदी के किनारे पे जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन स्थित थी, इसीलिए इसका जो नाम है इस इंडस रिवर के नाम पर ही पड़ा है। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे वेस्ट यूपी यहाँ से ले लिया, पंजाब सिंध यहाँ पे, ये रहा अफगानिस्तान, ऊपर है इसके बलूचिस्तान, ये रहा पाकिस्तान। ये सारे इतना सारा जो रीजन है वो कवर होता है, अभी इसके आगे भी कवर होता है, बट वो तो हमारे मैप से बाहर ही निकल जाएगा फिर, इसीलिए। ठीक है, जो इंडस वैली कवर्ड पार्ट ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी। मैक्सिमम साइट इज कन्फाइंड टू रिवर सरस्वती, घाघर एंड घाघर और हकरा रिवर के बारे में हमने अभी से थोड़ी देर पहले इंट्रो में भी देखा था। जो बहुत सारी साइट्स हैं वो कहाँ पे मिली है, जो सरस्वती रिवर है उसके किनारे। इस मैप में मुझे यहाँ पे सरस्वती भी दिख नहीं रही है, वरना मैं अभी है नहीं, इसमें दिखाती नहीं। तो एरिया ऑफ इंडस वैली सीम्स एज ट्राइंगल मतलब एक लाइक ट्रायंगुलर शेप में ऐसे पूरा एरिया बनता है इसका, जाके आगे तक जाके पूरा ऐसे ट्रायंगुलर शेप में बनता है। एरिया ऑफ इंडस 1,29,960 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा जोग्राफिकल एक्सटेंट। अगर आपको एक और बार मैं रिवीजन एक बार करवा दूँ, कवर पार्ट ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, यहाँ पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान इसके ऊपर है, फिर यहाँ से गुजरात, राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी। इतना नहीं, यहाँ से ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ से सम पार्ट लेके इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जोग्राफिकल एक्सटेंट समझ में आ गया होगा। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखने वाले हैं एक्सटेंट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका जोग्राफिकल एक्सटेंट देख लिया था। ठीक है, अगर अब मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम दो नाम से और बुलाते हैं, वो है ब्रोंज सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये भूलना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सटेंट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। द सेटलमेंट ऑफ सुक्ताजेंडर ऑन द माकरेन कोस्ट, पाक ईरान बॉर्डर रिप्रेजेंटेड वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। सेटलमेंट ऑफ सुक्ताजेंडर ऑन द माकरेन कोस्ट, पाक ईरान बॉर्डर रिप्रेजेंटेड वेस्टर्न बाउंड्रीज। यहाँ पे मैं आपको नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ कहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक कुछ ट्रायंगुलर शेप्ड में है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। तो नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और साउथ जो चारों कॉर्नर्स हम लोग देखेंगे अभी। आलमगीरपुर इन यूपी ईस्टर्न बाउंड्री, आलमगीरपुर जो है यूपी ईस्टर्न बाउंड्री, वहाँ पे है आलमगीरपुर। मांडा इन जम्मू एंड दायमाबाद ऑफ महाराष्ट्र इज द साउदर्न
साउदर्न फ्रंटियर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। साउदर्न फ्रंटियर कौन सा है? महाराष्ट्र, कहाँ पे है? मंडा इन जम्मू ऑफ दाइमाबाद ऑफ महाराष्ट्र इज द साउथर्न फ्रंटियर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अगला पॉइंट है रिसेंट एक्सकवेशन इज राजस्थान हैज रिवील्ड अ 4000 ईयर्स ओल्ड विलेज सेटलमेंट ऑफ कैलियोलिथिक एज एट बलाथल नियर उदयपुर। 4000 साल पहले जो 4000 साल पहले जो एक विलेज सेटलमेंट था वो मिला है हमें। कब? अभी रिसेंटली जो एग्जीक्यूशन हुआ था, कहाँ पे? राजस्थान में, वहाँ से। ठीक है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ की बाउंड्रीज देख लेते हैं हम। नॉर्थ में क्या है? मंडा जम्मू एंड कश्मीर में है, नियर चेनाब रिवर। एक मिनट, ये चेनाब है। ठीक है, नियर चेनाब रिवर। नॉर्थ में है मंडा जम्मू एंड कश्मीर, नियर चेनाब रिवर, चेनाब रिवर है उसके पास। वेस्ट में है सुक्ता जेंडर, सुक्ता जेंडर का है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का है पाकिस्तान दसाक रिवर के पास। ओके, ईस्ट में क्या है? आलमगीरपुर, वेस्टर्न यूपी में है ये रिवर, हिंडान पड़ती है इसके पास। साउथ में क्या है? दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा रिवर के पास। ओके, तो इसी के साथ जो है हमारा ये एक और टॉपिक खत्म होता है, एक्सटेंट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इससे पहले हमने इंट्रो देखा, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखा, अब हमने एक्सटेंट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन देखा। आगे भी हमारे कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिसमें हम अपना जो इंडस सिविलाइजेशन है उसको इस वन शॉर्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अब हम टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है टाउन की कैसे प्लान किया जाता था और स्ट्रक्चर क्या होता था। टाउन प्लानिंग वाज नॉट यूनिफॉर्म, कॉमन फीचर वाज अ ग्रिड सिस्टम। मतलब एक तरीके से नहीं होता था टाउन प्लानिंग, मतलब ग्रिड सिस्टम फॉलो किया जाता था। अब ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ग्रिड सिस्टम होता है लाइक वहाँ पे ब्लॉक्स बना दिए जाते थे और जो स्ट्रीट्स निकाली जाती थी, ब्लॉक्स बना दिए जाते थे एंड उनके बीच में से स्ट्रीट्स निकाली जाती थी। अगर हम ये साइड ऐसे इस तरीके से ले लें तो ऐसे ऐसे करके ब्लॉक्स बना दिए जाते थे एंड इसके साइड से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट में स्ट्रीट्स निकाल दी जाती थी। ऐसे ब्लॉक्स बना दिए जाते, यहाँ पे जो है लोग रहते थे। ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम फॉलो किया जाता था, ये आपको याद रखना है। टाउन प्लानिंग वाज नॉट यूनिफॉर्म, कॉमन फीचर वाज ग्रिड सिस्टम। ठीक है, ग्रिड सिस्टम ये अलग है। एंड अगला है मैनी ऑफ दिस साइट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ये जो सारी साइट्स हैं वो दो या फिर 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड है। यूजुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, वेस्टर्न पार्ट्स और ईस्टर्न पार्ट्स। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। अब इसका क्या मतलब है, मैं पहले एक बार पूरा पढ़ दूँ फिर समझाती हूँ। Many of these sites were divided into 2 or more parts. Usually the part of the west was smaller but higher called citadel and generally the part of the east was larger but lower called lower town. अब इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ। लाइक जो अगर इधर ईस्टर्न पार्ट है ना, ये वाला ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ये नीचे की तरफ होता था लेकिन ये बड़ा होता था, और उधर ये ऊपर ले लो, ये हो गया वेस्टर्न पार्ट, ये हो गया ईस्टर्न पार्ट। ये जो वेस्टर्न पार्ट होता था ना ये ऊँचा होता था लेकिन छोटा होता था। इसे हम क्या कहते हैं? इसे ऊपर वाले को कहेंगे हम सीटाडेल, नीचे वाले को कहेंगे लोअर टाउन। ठीक है, सीटाडेल में ये भी माना जाता है जो सीटाडेल है वहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पीपल्स रहते थे। इंपॉर्टेंट पीपल्स मतलब जो रूलर्स वगैरह होते थे ना, जो मतलब प्रीस्ट वगैरह, जो जिनके पास जिनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती होगी वो लोग सीटाडेल में रहते थे, और जो छोटे विलेजर्स वगैरह होते थे वो लोअर टाउन में रहा करते थे। आई होप आपको सीटाडेल और लोअर टाउन समझ में आ गया होगा। एक और बार मैं रिपीट कर दूँ तो वेस्टर्न वाला पार्ट जो होता था वो ऊंचा होता था लेकिन छोटा होता था, उसे हम कहते थे सीटाडेल। एंड वेस्ट के नीचे वाला पार्ट उसे कहते थे लोअर टाउन। ईस्ट की तरफ होता था, नीचे होता था लेकिन बड़ा होता था, उसे हम कहते हैं लोअर टाउन। ठीक है, रोड्स वर वेल कट डिवाइडिंग द टाउन इनटू लार्ज रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्लॉक्स। रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्लॉक्स में डिवाइडेड होते थे। लैम्प वहाँ पता है वो जो सिटीज़ डेवलप हुई थी ना वो मतलब एक तरह से कहें उस टाइम पे हिस्ट्री के उस पीरियड पे बहुत ही डेवलप्ड मानी जाती थी। क्यों? वहाँ पे लाइक गलियों के जो किनारे हैं ना ऐसे लैंप लटका दी जाती थी, स्ट्रीट लैंप्स रात को लाइट के लिए। और जो सड़कें हैं ना, जो घर है वो ऐसे नहीं बनाए जाते थे कि घर से खिड़की खोला और बाहर कूड़ा फेंक दिया, ऐसे नहीं होता था। वहाँ पे क्या होता था, घर भी, रोड भी ना 90 डिग्री के, ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे बनाई जाती थी कि अगर कूड़ा आए भी तो हवा से जो वो इधर उधर हो जाए, कूड़ा मतलब रुके ना, इस तरीके से। एंड जो घर बिल्डिंग वगैरह बनाने में जो मटेरियल यूज़ किया जाता था ना वो बेक्ड ब्रिक्स यूज़ की जाती थी। मतलब जो ईंटें होती हैं ना, ईंटों को अच्छी तरीके से बेक करके इस्तेमाल किया जाता था। रोड्स वर वेल कट, रोड्स को एकदम मतलब अच्छी तरीके से बनाया जाता है। तो वहाँ का जो इंडस वैली है सिविलाइजेशन है ये पूरा ना ड्रेनेज के लिए बहुत फेमस है। ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा होता था। लाइक घरों से जो नालियाँ निकलती थी ना, नालियाँ एक से एकदम सीधी नहीं होती थी, थोड़ी सी स्टीप होती थी जिससे कि जो नालियों का जो फ्लो है या फिर जो गंदगी है वो अच्छे से जो है फ्लो हो सके, अच्छे से बह सके और वो
टोटल जाके एक बड़े से नाले में जाके मिलती थी। एंड जो नालियाँ थी उसके ऊपर भी ढक्कन लगा रखे थे, जिससे कि बाद में जो है क्लीनिंग जो है वो आसानी से हो सके। और ढक्कन इसलिए लगा रखे थे कि बाहर से बदबू भी ना आए। ओके, रोड्स वर मेड एट 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर। 90 डिग्री एंगल के ऊपर रोड्स और बनाए जाते थे। एंड जो इंडस वैली है वॉज फेमस फॉर गुड ड्रेनेज सिस्टम। मैंने बताया ड्रेनेज सिस्टम के लिए तो फेमस है ही, क्यों था वो भी बता दिया। सीटाडेल और लोअर टाउन, जैसे वेस्ट और ईस्ट का जो डिवीजन कर रखा था उसके लिए भी बहुत फेमस था। उसके बाद है ड्रेन्स वर मेड ऑफ मोर्टर, लाइम, जिप्सम एंड कवर्ड विद लार्ज ब्रिक्स स्लैब फॉर इजी क्लीनिंग। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको कवर करके, नालियों को जो है वो कवर करके रखा जाता था, जिससे कि जो उसकी जो बदबू है वगैरह बाहर ना आए। और ऐसे ढक्कन इसलिए लगा रखे थे, जो ईंटों से ब्रिक्स के बने बने ढक्कन इसलिए लगा रखे थे कि आसानी से खोलकर जब सफाई करनी है तब सफाई कर दी जाए। ओके, एंड इन मोहनजोदारो लार्जेस्ट बिल्डिंग इज ग्रेनरी एंड इन सिटाडेल ऑफ हरप्पा वी फाइंड मैनी 6 ग्रेनरीज। हरप्पा में, मोहनजोदारो में ग्रेनरीज हमें मिली थी। और हमें ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्लेग्राउंड्स भी बहुत सारे मिले थे। प्लेग्राउंड मिले थे, छोटे छोटे खिलौने मिले थे, डांसिंग गर्ल मिली थी, जिसकी वजह से पहले आर्कियोलॉजिस्ट जो थे ना उनको लगता था कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये बच्चों की होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो बच्चों की मिली थी, खिलौने मिले थे, टॉयज़ मिली थी। तो वो लोग, उन लोगों का पहले ये मानना भी था आर्कियोलॉजिस्ट का कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये बच्चों की रही होगी, इसमें बच्चे होंगे ज़्यादातर। ठीक है, तो हमने ये पूरा देख लिया उनके जो टाउन थी उनकी प्लानिंग कैसे होती थी और जो उसका स्ट्रक्चर था वो कैसे होता था। एक बार रिवाइज करवाऊँ मैं तो क्या, कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता था वहाँ पे? ग्रिड सिस्टम फॉलो किया जाता था, जिसमें ब्लॉक्स बना दिए जाते थे एंड उसके बीच से स्ट्रीट्स निकाल दी जाती थी। उसके बाद सीटाडेल और लोअर टाउन समझाया मैंने। सीटाडेल होता है वेस्ट की तरफ, जो थोड़ा ऊंचा होता है लेकिन छोटा होता है, और लोअर टाउन होता है ईस्ट की तरफ, जो नीचे की तरफ होता है लेकिन बड़ा होता है। सीटाडेल और लोअर टाउन। उसके बाद है रोड्स वर वेल कट। रोड्स को एकदम अच्छी तरीके से फिनिशिंग से बनाया जाता था। डिवाइडिंग द टाउन्स जो है अभी बताया मैंने, ब्लॉक्स में रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में डिवाइड करके बनाया जाता था। हर जो स्ट्रीट है, हर जो गली है, उसके किनारे पे एक लालटेन सी लटका दी जाती थी लैंप के रूप में। लैंप पोस्ट के यूज बर्न्ट ब्रिक ऑफ गुड क्वालिटी एज अ बिल्डिंग मटीरियल। जो ईंटें हैं उनको एकदम बेक्ड भट्टी में पकाकर एकदम उसको अच्छी तरीके से बेक्ड ब्रिक्स यूज़ की जाती थी बिल्डिंग्स बनाने में। उसके बाद जो रोड्स है वो 90 डिग्री के एंगल पे बनाई जाती थी। वहाँ का जो इंडस वैली है वो किस लिए फेमस थी? उसका ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया था। जो घरों से कूड़ा कचरा निकलता था, जो नालियाँ होती थी वो नालियाँ सीधी नहीं होती थी, स्टीप होती थी, जिससे कि जो उसका जो गंदगी है वो आसानी से, जो पानी है वो बह सके। ठीक है, उसके बाद सीटाडेल और लोअर टाउन के लिए तो फेमस थी। ड्रेन्स वर मेड ऑफ मोर्टर, ये याद रखना, ड्रेन्स वर मेड ऑफ मोर्टर, लाइम, जिप्सम एंड कवर्ड विद लार्ज ब्रिक्स स्लैब फॉर इजी क्लीनिंग। तो ये था हमारे इंडस वैली का पूरा टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। ओके, देख लेते हैं कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी वहाँ पे जो लोग रहते थे उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, वो मतलब किस तरीके के भगवान की पूजा करते थे, कैसे करते थे, ये सब देखते हैं। दे वर्शिप मदर गॉडेस बट इन लोअर क्लास एंड इन अपर क्लास दे वर्शिप पशुपति शिवा। जो लोअर क्लास के लोग होते थे, जो लोअर टाउन में रहते थे, वो ईस्ट साइड होता था, वो किसको पूछते थे? मदर गॉडेस। बट इन अपर क्लास में वो किसे पूछते थे? पशुपति शिवा। ठीक है, शिव जी को, पशुपति शिवा। दे वर्शिप ट्रीज एंड एनिमल्स। ट्रीज, पेड़ों को, और एनिमल्स को भी पूछते थे, आज भी पूजा जाता है। स्नेक, बुल, डव, पीपल के पेड़ को पूजा जाता है। यूनिकॉर्न, इन सभी को भी वो लोग पूछते थे। दे वर्शिप्ड प्रोटोटाइप ऑफ शिवा। दे वर्शिप प्रोटोटाइप ऑफ शिवा। और इसका सबूत हमें, इसकी सील कहाँ से मिली है? हमें मोहनजोदारो से सील मिली है। अब जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था, हरप्पा, मोहनजोदारो, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, फेमस क्यों होती हैं, इन साइट्स का भी हम एक साइट का, जो साइट्स मिली है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उन सभी को डिटेल में, एक साइट डिटेल में अभी हम देखेंगे आगे इसके। ठीक है, दे ऑल्सो वर्शिप वाटर, सप्तऋषि, एंजल्स एटसेट्रा। दे ऑल्सो वर्शिप वाटर, सप्तऋषि एंड एंजल्स। ठीक है, दे बिलीव्ड इन चार्म्स, स्पेल्स, फाउंड एमुलेट्स इन एक्सकवेशन। लाइक एग्जाकवेट करके आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको क्या क्या मिला है? ताबीज़ वगैरह मिली है, स्पेल्स, चार्म स्पेल्स मिले हैं। उस वक्त जो है योगा भी हुआ करता था। योगा प्रैक्टिस ऑल्सो डन बाय देम। ठीक है, योगा प्रैक्टिस ऑल्सो डन बाय देम।
एट कालीबंगा एंड लोथल दे फाउंड फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स मतलब हवन कुंड। हवन कुंड किस लिए होता था? पूजा करने के लिए। उस वक्त कहा जाता था सेक्रीफाइस, मतलब अगर आप हवन कुंड में कोई चीज़ जैसे ग्रेन्स वगैरह डाल देते थे जिससे उन्हें ये लगता था कि अगर आग में ग्रेन्स वगैरह जाएंगे वो जल जाएंगे, तो वो लोग ये मानते थे कि जो जल गया वो सीधा कहाँ गया? भगवान के पास गया। इसीलिए कहाँ पे मिले थे फायर अल्टर्स? ये याद रखना, कालीबंगा और लोथल में फायर अल्टर्स मिले थे। फायर अल्टर्स मतलब हवन कुंड वगैरह। तो अब इसके आगे हम देखेंगे जो ट्रेड, आर्ट एंड कल्चर कैसा था वहाँ का, ये देखेंगे। ओके, सो इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड सील्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो सिविलाइजेशन थी, इंडस सिविलाइजेशन थी, उसमें ट्रेड कैसे होता था, सील्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। जो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो वहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग होता था? ब्रोंज़ का प्रयोग होता था। ब्रोंज़ का ज़्यादा प्रयोग होता था। ब्रोंज़ के मटेरियल हमें बहुत ज़्यादा मिले थे। अब ब्रोंज़ कैसे बनता है? कॉपर प्लस टिन, कॉपर और टिन को जोड़ के बनता है ब्रोंज़। अब उसका रेशो क्या होता था कॉपर और टिन का? 9:1 होता था। ओके, वहाँ पे दे यूज ब्रोंज, कॉपर और टिन का रेशो क्या होता था? 9:1। दे ब्रिंग कॉपर फ्रॉम खेतरी इन राजस्थान एंड टिन कहाँ से मिलता था? अफगानिस्तान में। दे ब्रिंग कॉपर फ्रॉम खेतरी इन राजस्थान एंड टिन फ्रॉम अफगानिस्तान। दे फ्रेम्ड सील्स फ्रॉम स्टेटाइट, दी सील्स यूज्ड एज स्टैम्प्स नॉट मनी। उस वक्त जो है मनी नहीं हुआ करता था। अब आपके मन में सवाल आया होगा, अगर पैसे नहीं हुआ करते थे तो ट्रेड कैसे होता था? भाई आज कैसे होता है ट्रेड? हम पैसे देते सामान ले लेते हैं। पहले कैसे हुआ करता था? पहले जो था वो बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी देना, मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान ले लेना। ठीक है, लाइक 1 किलो चावल 1 किलो चावल दे के 1 किलो गेहूँ ले लिया, ऐसे हो गया बार्टर सिस्टम। सामान के बदले सामान दे दिया, पैसे नहीं होते थे उस वक्त। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सील्स आर स्क्वायर इन शेप्स। जो ज़्यादातर जो सील्स होती थी ना, सील्स बनाई जाती थी, स्टैम्प्स बनाए जाते थे, वो स्क्वायर के शेप में होते थे। दिस इज पिक्टोग्राफिक इन लैंग्वेज। दे यूज दीज सील्स एज एम्बलम। इन सील्स का प्रयोग एम्बलम की तरह होता था। सील्स आर ऑल्सो इन शेप ऑफ ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल की शेप में होती थी। ठीक है, ये जो शेप थी, ज़्यादातर सील्स जो हैं वो स्क्वायर शेप में होती थी, लेकिन कुछ जो है ट्रायंगल और रेक्टेंगुलर शेप में भी होती थी। ठीक है, दे डिडंट यूज़ मेटल। ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये लोग मेटल का यूज़ नहीं करते थे। प्रोबेबली दे ट्रेडेड थ्रू बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। कमोडिटी के बदले कमोडिटी। अब कमोडिटी क्या होती है? गुड्स, जैसे कोई भी सामान है उसको हम कमोडिटी बोलते हैं। ठीक है, बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे वो लोग। दे इस्टेब्लिश ट्रेडिंग रिलेशनशिप विद मेसोपोटामिया। वी नो दैट विद दिस थ्रू ग्रीक सोर्स। मेसोपोटामिया भी एक सिविलाइजेशन थी। वहाँ से हमें ये पता चलता है कि वो जो मेसोपोटामिया भी एक सिविलाइजेशन थी। हमें ये पता चलता है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, उस सिविलाइजेशन के लोग से के साथ भी जो है वो ट्रेड करते थे। अब ये हमें कहाँ से पता चला? ये हमें पता चला है एक ग्रीक सोर्स से। ठीक, ये हमें पता चला एक ग्रीक सोर्स से। तो आई होप आपको ट्रेड का टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। मैं आपको जितने भी पॉइंट्स बताते चल रही हूँ ना, एक एक पॉइंट्स आप स्पेसिफिकली अपने नोट्स बनाते चलिए। अपने जो भी नोटबुक है आप उसमें लिखते चलिए, क्योंकि ये कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स ही होते हैं जो आपसे एक क्वेश्चन में आपसे पूछ लिए जाएंगे। सो अब हम थोड़ा सा जो है एग्रीकल्चर के बारे में देख लेते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर का मतलब किस तरीके से होते थे एग्रीकल्चर होता था। वहाँ पे जो है उस वक्त जो है इंडस वैली में सबसे पहले वीट और बार्ली उगाया जाता था। क्या उगाया जाता था? वीट और बार्ली। दे प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर एविडेंस वो लोग जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। एग्रीकल्चर मतलब खेती करते थे। हमें इस चीज़ के एविडेंस मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा एक साइट है, कालीबंगा, वहाँ से। प्रोबेबली दे यूज वुडन प्लो, मतलब जो वो लकड़ी का प्लो होता है ना, उसको हिंदी में अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ें कहते हैं उसको। इंग्लिश में प्लो है। प्रोबेबली दे यूज वुडन, लकड़ी का प्लो। हमें असली प्लो तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है, हिस्टोरियंस, असली प्लो तो मिला नहीं, उन्हें टॉय वाला जो प्लो होता है ना वो मिला है। ठीक है, अब असली होगा तभी तो टॉय वाला बनाया गया। जैसे कि असली कार्स हैं तभी तो टॉय वाली कार आई, उसी तरह से प्लो भी असली होगा, इसलिए जो है हमें टॉय प्लो मिला था। प्लो फील्ड फाउंड इन कालीबंगा, मतलब खेत में प्लो फील्ड मिली हमें। कहाँ पे? कालीबंगा में। एंड आफ्टर दैट इंडस पीपल वर द फर्स्ट पीपल हु प्रोड्यूस्ड कॉटन। इंडस पीपल जो थे, वहाँ के जो लोग थे, वो लोग सबसे पहले लोग थे जिन्होंने क्या प्रोड्यूस करी? कॉटन। बिकॉज कॉटन वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन दिस एरिया बाय ग्रीक्स कॉल्ड सिंडोम। क्योंकि जो
कॉटन है वो सबसे पहले यहाँ पर प्रोड्यूस की गई, इसलिए जो ग्रीक्स थे उन्होंने क्या नाम दिया इसका, सिंडोम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सिंडोम किसने नाम दिया, ग्रीक्स ने। ठीक है, तो वो लोग क्या प्रैक्टिस करते थे, क्या उगाते थे, वीट एंड बार्ली। कहाँ पे हमें पता चला, कहाँ से एविडेंस मिले, हमें कालीबंगा से एविडेंस मिले। सबसे पहले कॉटन कहाँ उगाई गई थी, इंडस पीपल के द्वारा उगाई गई थी। कहाँ कॉटन सबसे पहले, ग्रीक्स उसको क्या कहते थे, सिंडोम। ओके, तो इससे पहले तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, लाइक ट्रेड कैसा था, वहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट कैसी थी, सील्स कैसी थी, एग्रीकल्चर कैसा था, इंट्रो देख लिया हमने, और वहाँ का जो स्ट्रीट्स और प्लानिंग स्ट्रक्चर, टाउन प्लानिंग कैसी थी। अब हम देखेंगे फाइनली जो इंडस जो सिविलाइजेशन होती है ना, उसका डिक्लाइन हो जाता है। अब आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि इंडस जो सिविलाइजेशन उसका डिक्लाइन क्यों होता है, इतने अच्छे टाउन होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी प्लानिंग करके वो लोग बनाते हैं बिल्डिंग्स वगैरह, तो डिक्लाइन आखिर होता क्यों है। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया गया है, लेकिन हड़प्पन कल्चर लास्टेड फॉर अराउंड 1000 ईयर्स। 1000 साल पहले जो है ये माना जाता है कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गई थी। और डिक्लाइन कब हुआ था, 1750 BC में। 1750 BC मतलब BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं, मतलब कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि आर्यंस का जो इन्वेजन हुआ उसकी वजह से लाइक सिविलाइजेशन खत्म हो गई। आर्यंस जैसे मुगल्स वगैरह होते हैं वैसे ही आर्यंस, बट ये एक तरह से पूरा मिथ ही माना गया है, इसको ज़्यादा लोगों ने नहीं कहा है, इसलिए इसको मिथ कहा गया है कि ये एक मतलब बस अंधविश्वास है। उसके बाद है अर्थक्वेक्स वाज कॉज ऑफ इंडस वैली, मतलब इंडस वैली का जो डिक्लाइन हुआ है वो अर्थक्वेक्स या फिर कुछ नेचुरल फेनोमेना मानते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से या फिर रिकरेंट फ्लड्स की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से जो है डिक्लाइन हो गया। ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ छोटे छोटे रीजंस हैं जो मैंने आपको बता दिए, लाइक फ्लड्स की वजह से या फिर अर्थक्वेक्स की वजह से, नेचुरल डिज़ास्टर कोई आ जाए उसकी वजह से जो है डिक्लाइन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ब्रोंज सिविलाइजेशन का। तीनों ही चीज़ें कही जाती हैं, क्यों कही जाती है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं, हमने पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लिया, अब हम पढ़ेंगे हड़प्पन की जो कुछ साइट्स थी, लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2 ही साइट नहीं थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही साइट नहीं थी, और भी काफ़ी साइट थी, पर मैंने स्टार्टिंग में उन 2 का ही नाम क्यों लिया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उनको कुछ उनकी जो कुछ खासियत है जो उन्हें इम्पॉर्टेंट बनाती थी। अब हम वो एक एक साइट करके डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपको जो एग्ज़ाम में है ना, हर एक साइट से कुछ ना कुछ छोटा मोटा पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक साइट को अच्छे से समझना, दिमाग में बिठाना ज़रूरी है। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हड़प्पन, कुछ इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स या इंडस साइट्स। ओके, सो इससे पहले ये इंपॉर्टेंट जो साइट्स है इसका डिस्कशन शुरू करने से पहले आप लोग मुझे पहले इतना बता दो कि इतना समझ में आया कि नहीं। कैसे बताओगे, मन में बता दो कि इतना समझ में आया कि नहीं, बिकॉज समझ में आना है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं आया ना तो शुरू से वीडियो को शुरू से शुरू करो और यहाँ तक दोबारा देखो, क्योंकि और अगर आपको उसमें कोई भी डाउट होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, उसका अगर हो सका तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर अब हम शुरू करें इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट से, तो सबसे पहली साइट है हमारी मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो, इसका हम डिस्कशन जो है शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं। हमने इंट्रो में भी देखा था कि मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा था। मोहनजोदारो किसने ढूंढा था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, मोहनजोदारो किसने ढूंढा था, और अगर नहीं पता तो वापस जाओ, शुरुआत में इंट्रो में मैंने बता रखा है, जब मैंने इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रो दिया था वहाँ पर मैंने बता रखा है मोहनजोदारो किसने ढूंढा था। हिंट में दे दूँ तो रंग दे बसंती से मैंने बताया था किसने ढूंढा था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, अब मोहनजोदारो जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ बातें होंगी, कुछ खासियत होगी, तभी इंपॉर्टेंट है भाई, और किस लिए। तो सबसे पहले है द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ मतलब कि एक स्विमिंग पूल टाइप से होता है ना, उस तरीके से यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप से था। इधर दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी, दोनों तरफ जो है कमरे, चारों तरफ कमरे बने हुए थे, सीढ़ियाँ बनी हुई थी। यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम भी था जहाँ से इसका जो सारा पानी है वो निकल सकता था। इसमें ये जो ग्रेट बाथ था ना स्विमिंग पूल की तरह था, और इसमें लाइक इसकी जो कुएं से भी कनेक्टेड था, जिससे कि इसमें वापस से पानी भरा जा सके। ठीक है, इसलिए ये ग्रेट बाथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ द सिटी। और इसमें जो है ना एक ग्रेट बाथ है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीपल्स, रूलर्स वगैरह वो जो है वहीं इसमें जा सकते थे, वो भी कुछ स्पेशल ओकेजन से जब पढ़ते थे तब। ठीक है, लार्ज ग्रेनरी मिली है यहाँ से, कहाँ से, मोहनजोदारो से। ब्रोंज मिला है। अब ब्रोंज किस चीज़ से बनते हैं और कितने रेशो में बनते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, अब आपकी बारी है। ठीक है, तो ब्रोंज मिला है, ब्रोंज की डांसिंग गर्ल मिली है, डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू मिला है ब्रोंज का बना हुआ। अब वो ब्रोंज किससे बनता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, किस रेशो में बनता है वो भी।
बियर्डेड मैन, एक जो आदमी है उसकी एक लाइक मूर्ति सी मिली है बियर्डेड, उसके मतलब शॉल वगैरह लपेटा हुआ है, उसकी जो दाढ़ी है उसको बहुत अच्छी तरीके से ब्रोंज का है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया। ये भी मिला है कहाँ से हमें, मोहनजोदारो से। अ सील विद पिक्चर सजेस्टिंग पशुपति महादेव, एक सील मिली है पशुपति महादेव की। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे पशुपति महादेव जी की पूजा कौन करते थे, अपर जो लोअर टाउन वाले करते थे या अपर क्लास वाले करते थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इतने क्वेश्चन जरूर बताने हैं, ठीक है। अ सील विद पिक्चर सजेस्टिंग पशुपति महादेव, ठीक है। अ पीस ऑफ वूवन कॉटन अलॉन्ग विद स्पिंडल वोल्स एंड नीडल्स अ कॉल्ड मल्टी पिलर्ड, ठीक है। इतना सब कुछ जो है हमें मोहनजोदारो से मिला है। अब इसके बाद हम कौन सी साइड देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे हड़प्पन साइड, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पा की भी तो कुछ इंपॉर्टेंस होगी। हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम क्यों रखा गया था, इसलिए क्योंकि सबसे पहली साइट जो खोजी गई थी वो हड़प्पन साइट ही थी। तो आई होप आपको मोहनजोदारो की जो क्या क्या खासियत थी वो सारी मैंने बता दी। ग्रेट बाथ था वहाँ पे, लार्ज ग्रेनरी मिली थी, ब्रोंज की एक डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू मिला था, बियर्डेड मैन का भी स्टैचू मिला था, एक सील मिली थी जिसपे पशुपति महादेव जी की वो फोटो सी बनी हुई थी, मतलब सील बनी हुई थी। अ पीस ऑफ वूवन कॉटन अलॉन्ग विद स्पिंडल वूल्स एंड नीडल्स, अ कॉलेज मल्टीपिलर्ड, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिला था, मोहनजोदारो से। अब हम देखेंगे हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला था। इस इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स की रीस में आगे बढ़ते हो, हमारा अगली इम्पॉर्टेंट साइट है वो है हड़प्पा। जैसे कि आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हड़प्पा है ना, पहली ऐसी साइट थी जो एक्सकवेट की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसलिए। तो अब हड़प्पा के बारे में क्या खासियत है वो देख लेते हैं। 2 rows of 6 ग्रेनरीज, ग्रेनरीज का मतलब होता है भंडार। 2 rows of 6 ग्रेनरीज विद ब्रिक प्लेटफॉर्म and 12 granaries together had the same areas at Great Granary at मोहनजोदारो। इससे पहले हमने मोहनजोदारो देखा, मोहनजोदारो में भी ग्रेनरीज मिली थी, अनाज के जो है वो भंडार मिले थे। उतने ही बड़े बड़े भंडार हमें कहाँ पे मिले हैं, हड़प्पा में भी मिले हैं ग्रेनरीज। एविडेंस ऑफ कॉफिन बरियल, बरियल वो होता है अगर कोई इंसान जब मर जाता है उसको गाड़ देते हैं तो उसे उस जगह को क्या कहते हैं, बरियल, ठीक है। एविडेंस ऑफ कॉफिन बरियल एंड सीमेंट्री एज कल्चर, अ रेड सैंडस्टोन ऑफ मेल टॉर्सो, स्टोन सिंबल्स ऑफ फीमेल जेनिटल्स एंड आइडियल ऑफ नटराज जो होते हैं उनका आइडियल, एक ब्रोंज की जो है मूर्ति मिली थी, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट जो हड़प्पन साइट है। इसके आगे अभी हमारे पास और बहुत सारी, पूरी टोटल है हमारे पास 12, 2 हमने देख ली, 10 और है। तो हमारी इस इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स की इस रेस में 3 नाम और जुड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी कमेंट्री सी हो गई, जैसे कि कालीबंगा, लोथल और रोपर, 3 नाम और जुड़ते हैं। तो दो साइट्स की जो हम इम्पोर्टेंस है वो देख चुके हैं। पहली कौन सी साइट थी, मोहनजोदारो। पहली साइट तो हड़प्पा थी, उसके बाद हमने देखा हड़प्पा के बारे में देखा, मोहनजोदारो के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कालीबंगा, लोथल और रोपर। इसके आगे भी कुछ छोटी मोटी साइट्स है, उसको भी हम देखेंगे। कालीबंगा के बारे में क्या खासियत है, इसकी क्या खासियत हो सकती है। प्लग्ड फील्ड मिली हमें वहाँ पे, प्लो फील्ड मिली। 7 फायर एल्टर्स मिले। फायर एल्टर्स क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। फायर एल्टर्स मतलब होता है हवन कुंड मिले हमें 7 कहाँ से, कालीबंगा से, ठीक है। अब हम देखते हैं लोथल में क्या था। एन आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड में होता है जहाज बनाने का स्थान, पोर्ट भी कहते हैं। एंड आर्टिफिशियल मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया हुआ, एंड आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला क्योंकि आप उस समय थोड़ा सा कनेक्ट करो, वहाँ पे ट्रेड कैसे होता था। ट्रेड अगर एक देश से दूसरे देश से, विदेश से करना है तो पानी के थ्रू होता था, तो जहाज तो चाहिए होंगे ना, इसलिए। एन आर्टिफिशियल डॉकयार्ड कहाँ पे मिला हमें, लोथल में। हमें नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को। एविडेंस ऑफ होस्ट फ्रॉम डाउटफुल टेराकोटा फिगर्स एंड टेराकोटा टॉयज भी मिले थे। टेराकोटा टॉयज मतलब उस वक्त जो छोटे बच्चे होंगे वो टॉयज वगैरह से खेलते होंगे, वो भी मिले थे। मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लेग्राउंड्स वगैरह भी मिले थे। एंड उसके बाद लोथल से भी, यहाँ से भी हवन कुंड मिले, फायर अल्टर्स मिले। एंड लोथल इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर इट्स कॉटन ट्रेड। लोथल से जो है कॉटन ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए दिस इज़ बिकॉज इट्स नॉन एज मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब आपके क्वेश्चन आएगा कि मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है, तो भूलना मत, मैंने आपको पढ़ा दिया है किसे कहा जाता है, लोथल को। इट इज़ नॉन एज मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर इट्स कॉटन ट्रेड की वजह से मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है लोथल को। तो भूलना मत, उस वक्त याद आ जाएगा ये सब, ठीक है। अभी अगर अच्छे से वीडियो सुन लो तो और इसको नोट डाउन भी कर लो। उसके बाद है हमारा रोपर।
फर्स्ट साइट टू एग्जीक्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद 1947 के बाद ये पहली साइट थी जो एग्जीक्यूट गई थी, ढूंढी गई थी। कौन सी? रोपर। अब ये भी आ सकता है एक मार्क में क्वेश्चन कि कौन सी साइट थी जो इंडिपेंडेंस के बाद ढूंढी गई थी, एग्जीक्यूट की गई थी, कौन सी थी? बोलो बोलो बोलो, कौन सी थी? रोपर। ठीक है, फर्स्ट साइट टू एग्जीक्यूट आफ्टर इंडिपेंडेंस। एविडेंस ऑफ बरिंग अ डॉग विद द ह्यूमन बरियल्स इज वेरी इंटेंसिवली, मतलब कि जो ह्यूमंस के जो बरियल्स थे, उनको जो इंसानों को जो जब मर जाते थे उनको गाड़ा जाता था, उसके साथ एक बरियल के, इंसान के एक बरियल के साथ एक डॉग का बरियल भी मिला है। अब इंसान मर गया, उसको गाड़ दिया, तो मानते अब कुत्ते को भी क्यों गाड़ दिया उसके साथ साथ? क्योंकि इसलिए गाड़ा क्योंकि वो लोग मानते थे कि इस जीवन के बाद ना एक और मरने के बाद एक और लाइफ होती है, उसके लिए वहाँ पे कुत्ते को गाड़ दिया कि उसके खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए, या फिर कुत्ता उसका पालतू होगा इसलिए उसको भी गाड़ दिया, उसका पेट होगा इसीलिए गाड़ दिया। तो आई होप आपको ये कालीबंगा, लोथल और रोपर समझ में आ गए। और बार अगर मैं आपको रिवाइज करवा दूँ तो कालीबंगा में हमें क्या मिला था? प्लॉट फील्ड, 7 फायर अल्टर्स मिले थे। लोथल में क्या था? एक आर्टिफिशियल, अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आर्टिफिशियल डॉकेट कहाँ मिला था? तो लोथल में मिला था। एविडेंस ऑफ होर्स फ्रॉम डाउटफुल टेराकोटा फिगर्स, फायर अल्टर्स मिले थे। एंड लोथल इज ऑल्सो नॉन एज मैनचेस्टर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन फॉर इट्स कॉटन ट्रेड। ठीक है, उसके बाद है रोपर। रोपर क्या थी? फर्स्ट साइट, ऐसी साइट है जो इंडिपेंडेंस के बाद खोजी गई थी। कौन सी? रोपर। एविडेंस ऑफ बरिंग अ डॉग विद द ह्यूमन बरियल इज इन वेरी इंटेंसिवली। आई होप आपको ये तीनों साइट और समझ में आ गई। अब हमने अपनी इस रेस में 5 साइट्स कवर कर ली हैं। अब हम आगे छोटी मोटी बड़ी छोटी जितनी भी साइट्स हैं वो भी कवर कर। सो इस इम्पॉर्टेंट हरप्पन साइट्स की रेस में आगे बढ़ते बढ़ते हमने 5 से 6 साइट्स पढ़ ली हैं। अब हमारे पास है 1 2 3 4 4 साइट्स अब हम और पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली है चान्हू-दारो, चांद नहीं है, चान्हू-दारो। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला था? ब्रोंज के इक्कास मिले थे, इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स बोन और ब्रिक। जैसे नहीं सड़के डॉग्स जो होते हैं वो उनके पैर छप जाते हैं, तो उसी तरह वहाँ पे भी डॉग्स के जो इम्प्रिंट मिले, कहाँ पे? ब्रिक्स पे, ईंटों पे मिले। ठीक है, एंड फुटप्रिंट ऑफ डॉग्स एंड कैट, डॉग्स और कैट के, कुत्ते और बिल्ली के फुटप्रिंट्स मिले हैं। कहाँ पे? हमें चान्हू-दारो में, चांद में नहीं, चान्हू-दारो पे, चांद पे नहीं मिले। एंड है सुरकोदर। यहाँ पे बोथ सिटाडेल एंड लोअर टाउन वर फोर्टिफाइड विद स्टोन वॉल। फोर्टिफाइड मतलब किलेबंदी। यहाँ पे बोथ सिटाडेल और लोअर टाउन दोनों ही मिले हैं। एंड उसके बाद वैसे तो उसकी खासियत ही, इंडस सिविलाइजेशन की खासियत ही एक खासियत ये भी थी, सिटाडेल और लोअर टाउन। इट प्रोवाइड द फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स। हमें सबसे पहले हॉर्स बोन्स कहाँ से मिले हैं? सुरकोदत से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हॉर्स बोन सबसे पहले कहाँ से मिले हैं? सुरकोदत से। अब ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, इन सबको आपको कॉपी में लिखते हुए चलना है, क्योंकि अगर ऐसे ही पढ़ के जाओगे ना, ऐसे भूल जाओगे। सिर्फ वीडियो देखोगे और मजे का वीडियो देख के अगर बंद कर दोगे तो आप भूल जाओगे, इसलिए इसको नोट डाउन करते रहो जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, हॉर्स सबसे पहले एक्चुअल हॉर्स की बोन्स कहाँ से मिली थी? सुरकोदत से। उसके बाद हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है धोलावीरा। यहाँ पे से क्या मिला था? जेंट रिजर्वायर्स मिले थे। यहाँ से हमें 10 अल्फ़ाबेट साइन बोर्ड मिले थे, 10 अल्फ़ाबेट्स के। एंड मेगालिथिक बरियल मिला था। और क्या मिला था? बरियल क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एविडेंसेस ऑफ इरिगेशन डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स। इरिगेशन डैम्स के एविडेंस मिले थे हमें। मेगालिथ बरियल मिले थे। 10 अल्फ़ाबेट साइन बोर्ड्स मिले थे। जेंट रिजर्वायर्स मिले थे, बड़े बड़े रिजर्वायर्स मिले थे। एंड देन अगला टॉपिक है सुक्ता जेंडर। टॉपिक नहीं, इंपॉर्टेंट हरप्पन साइट है सुक्ता जेंडर। इट वॉज ओरिजिनली अ सी पोर्ट, एक सी पोर्ट था जो समुद्र के किनारे पोर्ट था, विच लेटर कट ऑफ फ्रॉम द सी ड्यू टू द कोस्टल अपलिफ्ट। पानी वगैरह के, समुद्र के मतलब बाढ़ वगैरह के चलते ये ख़त्म हो गया। लेटर कट ऑफ फ्रॉम द सी ड्यू टू कोस्टल अपलिफ्ट। ठीक है, तो अब हमने 9 से 10 साइट्स हमने देख लिए। अभी 3 साइट्स और हैं, उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट हरप्पन सिटीज़ का जो टॉपिक है सभी साइट्स हम पढ़। तो हमारी इस इंपॉर्टेंट हरप्पन साइट्स की रेस में हम 9 साइट्स पूरी करते हुए आगे की 3 की ओर, आगे की बची हुई 3 की ओर आगे बढ़ते हुए हम देखने वाले हैं अमरी, दायमाबाद, कोट डीजी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आपको 9 की 9 जितनी मैंने अब तक पढ़ाई है वो समझ में आ गई होगी। वैसे मैं कमेंट्री बहुत अच्छी करती हूँ, है ना? हाँ, सोचना चाहिए। फोकस इंडस वैली सिविलाइजेशन, फोकस कमेंट्री पे नहीं। तो सबसे पहली साइट अब हम सबसे लास्ट की जो 3 साइट्स बची है अब हम वो देखने जा रहे हैं। सबसे पहली नहीं 10वीं है हमारी अमरी क्या है? प्री हरप्पन दैट गिव्स द इंप्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजिशनल कल्चरल बिटवीन प्री एंड पोस्ट हरप्पन कल्चर। मतलब
नहीं समझ में आया? मैं समझाती हूँ। अमरी में जो है हमें प्री हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन जो समय था उसके जो इम्प्रेशंस थे, उसके कल्चरल इम्प्रेशंस थे, उसके जो है कल्चरल जो कुछ कल्चरल जो चीज़ें होती थी उसके इंप्रेशंस हमें कहाँ मिले हैं? अमरी में। उसके साथ हम आगे बढ़ते हुए हमारा अगला पॉइंट है दायमाबाद। दायमाबाद में हमें क्या मिलता है? ब्रोंज इमेजेस ऑफ कैरिएटर विद कैरियट, ऑक्स, एलिफेंट्स, डायनासोरस आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम हेयर। क्या चीज़? ब्रोंज की इमेजेस मिली थी। ब्रोंज फिर से आ गया हमारा, इतना इंपॉर्टेंट है ब्रोंज। ब्रोंज की इमेजेस मिली थी किसकी? कैरिएटर मतलब होता है घुड़सवार, ठीक है, घुड़सवार कैरिएटर विद कैरियट मतलब घोड़े के साथ घुड़सवार, ऑक्स, एलिफेंट, राइनोसोरस आर एक्सेप्टेड फ्रॉम मतलब इन सब की जो पिक्चर्स है, ब्रोंज की इमेजेस जो हैं, ब्रोंज की इमेजेस जो हैं, इमेजेस वो यहाँ से एग्जीक्यूट की गई थी। अगला है हमारा कॉड डीजी। कॉड डीजी इट वाज प्री हड़प्पन फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टोन इम्प्लीमेंट्स एंड स्टोन। कोड डीजी में क्या है कि हमारे जो प्री हड़प्पन फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स के जो प्रूव्स हैं, कुछ सबूत एक तरह से कह लो, वो मिले हैं हमें। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टोन इम्प्लीमेंट्स एंड स्टोन एरो हेड्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स की जो रेस है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। लेकिन अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म नहीं होता, एक छोटा सा टॉपिक और है। वो क्या है? एक छोटा सा टॉपिक जो बचा है वो है कि जो ये अमरी है, दायनाबाद है, कोड डीजी है, बाकी हमारा लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदारो, जो हमने पढ़ा, सुक्तादेर वगैरह, इनको एग्जीक्यूट किसने किया था और कब किया था? किसने किया था, कब किया था, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1 मार्कर में कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, वो चीज़ भी कवर कराने वाली हूँ। तो अब हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अंत की कगार पे, मतलब वो जो टॉपिक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा ख़त्म होने वाला है। अब बस आखिरी है एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूटर्स। किसने मतलब एग्जीक्यूट किया, किसने किया, कौन सी जगह को किया। हमने बहुत सारी हड़प्पन मोस्ट इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स देख ली हैं, पढ़ ली हैं, उसकी रेस पूरी कर लिया। बस नाम देख लेते हैं, कौन से ईयर में करी, किसने करी, कब, कहाँ करी, ठीक है। पहला है चनहुदारो। चनहुदारो के बारे में हमने पढ़ा था, कहाँ थी ये? ऑन इंडस के पास थी। कब? 1931 में खोजा गया, किसने? एमजी मजुमदार ने, ठीक है। अगला है सुक्ता जेंडर। सुक्ता जेंडर कब खोजी गई, कब एग्जीक्यूट की गई? सॉरी, 1927 में। किसने, कहाँ पे? ऑन दसाक, किसने करी? सर ऑरियल स्टीन ने, ठीक है। अगला है कोड डीजी। कोड डीजी के बारे में अभी हम पढ़कर आ रहे हैं। कब करी गई है एग्जीक्यूट? 1955 में। किसने करी, कहाँ करी? सॉरी, इंडस का, ऑन इंडस पे, इंडस रिवर है एक, उसके किनारे। एंड ने फैजल अहमद खान, किसने करी? फैजल अहमद खान। अगला है रोपर। रोपर के बारे में भी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। कब हुई है एग्जीक्यूट, कब की गई? 1953 में। कहाँ पे? ऑन सतलज। सतलज नदी है उसके किनारे, वहाँ पे किसने करी? वाई.डी. शर्मा ने, ठीक है। अगला है बनावली। ये कब एग्जीक्यूट हुई? 1973 में। किसने करी? आर.एस. बिष्ट ने। कहाँ पे? ऑन सरस्वती। अगला है लोथल। लोथल भी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, 1954 में की गई थी। और कब? ऑन भोगवा एस.आर. राव, ठीक है। रंगपुर 1931 से 1953 के में, ऐसा उसका कुछ कंफर्म स्पेसिफिक दिया नहीं है। रंगपुर में 1931 से 1953 के बीच। कहाँ पे? महर, ऑन महर साइड पे। एम.एस. वत्स एंड बी.वी. लाल। बीबी, तीन लोगों के नाम है, एम.एस. वत्स, बी.वी. लाल, सॉरी बीबी नहीं, बीबी बीबी लाल एंड एस.आर. राव, ओके। एंड देन अगला है अमरी। अमरी कहाँ है? ऑन इंडस पे। किसने करी? 1929 में। कहाँ पे? किसने करी? मजूमदार ने। एम.जी. मजूमदार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। कालीबंगा। कालीबंगा भी एक इंपॉर्टेंट साइट है जो हम पढ़ के आ रहे हैं। किसने, कब करी? 1961 में। किसने करी? बीबी लाल ने। बीबी लाल यहाँ पे भी आए थे। एंड सुरकोदाता 1964 में इन्होंने करी। कब, कहाँ पे? सॉरी, किसने करी? जे जोशी ने, ठीक है। सुरकोदाता साइट का नाम है। आलमगीरपुर कब करी? 1958 में। कहाँ पे? ऑन हिंडन। किसने करी? वाई.डी. शर्मा ने, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आप इसको मेमोराइज कर लेना, क्योंकि इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन तो पक्का बन ही सकता है, एग्जीक्यूशंस एंड एग्जीक्यूटर्स, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन बन ही सकता है। अब ये जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का 1 शॉट है वो कंप्लीट होता है। अब अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरा कोई भी स्टूडेंट इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर आया तो छोड़कर नहीं आएगा, गलत करके नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक A to Z तक, जैसे कि मैंने कहा था, आपको कंप्लीट बता दिया, कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। इस चीज़ को तो आप मेमोराइज भी कर सकते हो, क्योंकि ये मेमोराइज करने वाली ही चीज़ है, इसीलिए।
और कोई भी बच्चा इसका एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएगा, मैं वार्निंग दे रही हूँ, कोई भी छोड़कर नहीं आएगा जिसने इस वीडियो से पढ़ा है, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से शुरू करके देख सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा वन शॉट है किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है। ये थोड़ी सी लेंदी वीडियो थी, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। एनडीए एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन का पक्का बनेगा और कोई छोड़कर नहीं आएगा, कोई गलत कर नहीं आएगा। तो इसी के साथ थैंक यू।